हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पुस्तिका से कृतिका पुस्तिका से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर यहाँ पर शुरू किया था। तो हमारा जो चैप्टर का शीर्षक है वो है माता का अंचल। शिव पूजन सहाय जी ने ये लिखा है और इस चैप्टर में वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि उनके जो बचपन है वो कैसे बीता है और उनके बचपन में सबसे ज्यादा लगाव उनके पिता से था। लेकिन जब एक घटना उनके साथ घटती है तो वो उस समय अपने पिता के पास नहीं बल्कि अपनी माता के पास, अपनी माता का अंचल ढूंढते हैं। तो बच्चा जब बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है या बीमार होता है, तो जो सुख उसे माँ के आंचल में मिलता है वो पिता की गोद में कभी भी नहीं जाता है। तो यहाँ माता का अंचल जो चैप्टर है, इसमें लेखक ने क्या बताया कि वो अपने पूरे बचपन में वो अपने पिता के साथ उनका लगाव ज्यादा था। वो अपने पिता के साथ वो सभी काम करते थे बचपन में, जितनी भी उनकी दिनचर्या थी वो अक्सर ज्यादातर उनके पिता के साथ व्यतीत होती थी। लेकिन जब एक दिन वो जो है अचानक से एक सांप देखते हैं तो उसे देख करके वो सीधे अपनी माता के पास जाते हैं, अपनी माँ के आंचल की का जो है वो सहारा लेते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम माता का अंचल रखा गया है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यहाँ बताया कि लेखक ने बताया कि मैं अपने जो है पिता के साथ ही क्या करता था, अपना ज्यादा दिन मेरा जो है पिता के साथ ही व्यतीत होता था। उनके पिता सुबह सुबह नहा धोकर इनको भी नहला देते थे और साथ में वो पूजा के लिए बैठ जाते थे। पूजा में वो राम नाम लिखते थे, मछलियों को दाना देना और उसके बाद वहां से आकर के वो अपने पिता के साथ खेलते थे, जो पेड़ की टहनियों में बैठकर उनको झुलाते थे। आने के बाद वो जो है किसी चौकी में बैठ करके खाना खाते थे और खाना खाने के बाद जब उनके पिता जो है इनको ये कह करके खाना बंद कर देते थे कि अब तुम्हारा पेट भर गया है, या बच्चा लेखक कहता था कि मेरा पेट भर गया, तो इनकी माता जो है इनको फिर जो है दोबारा से खिलाती थी और इनको खिला पिला करके बाहर बच्चों के साथ गली में भेज देती थी। अब यहाँ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा दिया था कि लेखक जो है इस प्रकार से वो एक तिलक, बभूत का तिलक लगाया करते थे बचपन में, जो कि और इस तिलक को लगा करके वो कैसे दिखते थे, बम भोला जैसे लगते थे। ठीक है, तो इनके लिलार पर यानी कि इनके माथे पर एक त्रिपुंड का जो है तिलक लगाया जाता था। इस तरह से जिस प्रकार से आपने भगवान शिव के माथे पर देखा होगा, इसी तरह का त्रिपुंड जो है वो लगा देते थे। किससे? बभूत से। बभूत शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते थे, हमारे लिलार में जो है बभूत खूब खुलती थी और सिर पर जो है लंबी लंबी उनकी जटाएं थी। बच्चा जब 3 साल या 5 साल में ही उसके जो बाल होते हैं वो कटवाए जाते हैं, उसका मुंडन संस्कार होता है। उसके बाद जो है उनको बाल को वो छोटे करता है। उससे पहले वो बाल जैसे के तैसे रहते हैं, लड़कियों की तरह चोटी बांधी जाती थी। तो इनकी भी ऐसी लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम जो है खासे बम भोला बन जाते थे। अब इनके पिता इनको बचपन में प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ। और इनका जो असली नाम था, इनका जो बचपन का नाम था, उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। और ये अपने पिता को बाबू कहकर पुकारते थे और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। तो इसके बाद ये कहते हैं अपने बाबा के साथ, अपने बाबू के साथ वो रामायण पाठ करने बैठते थे, लेकिन बैठे बैठे वो आईना देखते थे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका ध्यान रामायण या किसी ऐसी पुस्तक में नहीं लगता था, तो वो उसका ध्यान जो है आईने पर रहता था। लेकिन जब पिता इनको देखते थे तो ये शर्म के मारे उसे नीचे रख देते थे और पिता भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद ये राम नाम लिखने लगते थे अपने इनके पिता, और अपनी एक राम नामा बही पर वो 1000 राम नाम लिख करके वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर जो है उसके बाद वो क्या करते थे, उसके बाद 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर वो राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे कौन? लेखक। जब वह गंगा के जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुकी हुई पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर वो क्या करते थे? झूला झुलाते थे।
कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और इसमें जो है वो खुद शिथिल होकर थोड़ा हल्के पड़ करके उनको जिता देते थे। और कहते हैं जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को जो है मूछों से छुड़ा करके उन्हें चूम लेते और फिर जब उन हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते देते थे। बाएं पर खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही जो है वो चौकी पर बैठ करके खाना खाते थे। वह हमें अपने ही साथ हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस यानी कि दूध और भात सान कर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर हो जाते थे यानी उनका पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगी, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुख में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कोर खिलाना चाहिए यानी कि बड़े बड़े जो है उसको बाइट देनी चाहिए ताकि बच्चे का पेट भर जाता है। इस पर जो है उनकी माँ क्या कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर यानी जगह। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी मर्द यानी जो आदमी लोग हैं वो नहीं जानते हैं बच्चों को कैसे खिलाना है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है यानी कि माँ के हाथों से जब बच्चा खाता है तो उसका पेट भी भर जाता है क्योंकि माँ जो है बड़े बड़े कोर डालती है। यह कहे वह थाली में दही और भात को सानती है, मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बना करके यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका नहीं मिलता यानी कि वो उसको चट कर जाते, खा जाते। अब कहा आगे कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग यानी जैसे थे वैसे वो बाहर गली में निकल जाते थे। कभी कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती और तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहन देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में खिसकते सिसकते बाहर आते यानी रोते रोते। ठीक है, बाहर आते ही हमारी जो बाट है जोहने वाला यानी हमारा राह देखने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते, अब रोना वो भूल जाते थे। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों यानी कि उनकी हम उम्र के बच्चे हैं उनके दल में मिलकर तमाशे करने लगते। अब तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, देखिए इनके तमाशे क्या थे, तरह तरह के वो नाटक करते थे। अब किस किस वस्तु को वो जो है इस नाटक का भागीदार बनाते थे, इसके जो है पात्र बनाते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठ करके नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर जो है सरकंडे के खंभों पर कागज का चदोवा तान करके वो क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उनमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी और कचोरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। अब देखिए ठीकरों के बटखरे
और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार थे और हम ही लोग जो है दुकानदार, यानी ये जो बच्चे थे इनके साथ के वो सभी जो है इस प्रकार का खेल खेलते थे। वहां जितनी भी बेकार वस्तुएं हैं या कुछ वैसी चीजें हैं उनसे ही वो क्या कर देते थे, पूरी दुकान सजा देते थे। और देखिए इसमें भी इनके बाबूजी इनका साथ देते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। तो उनके बाबूजी भी जो है इनकी दुकान में जाकर के इस नाटक का हिस्सा बन जाते थे इनके साथ। अब आगे देखिए आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, यानी वो अब दुकान को बंद करके हम लोग घरौंदा बनाते थे। तो अब कहते हैं थोड़ी देर के बाद वो दुकान को बंद कर देते थे, अब वो जो है घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का जो छप्पर है वो दातून के खंभे, दिया सलाई की जो पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की जो पूजा वाली आचमनी है वो कलछी बनती थी। पानी के घी, पानी को ही वो घी बना देते थे। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार का मतलब हो जाता है क्या, भोज या दावत, ठीक है, तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग ही जोनार की जोनार में बैठती थी, यानी कि हम लोग ही भोज कराते थे और हम ही खाने के लिए बैठ जाते थे। तो इस प्रकार के जो है उनके खेल होते थे, के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ करके भाग चलते। अब चल देखिए अब क्या हुआ, हम ही लोग जो है जोनार में बैठे, जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। जिमने के लिए का मतलब भोजन करने के लिए, तो वो तो नाटक कर रहे होते हैं सभी बच्चे। अब इनके पिता यहाँ भी इनके साथ जो है ये खेल खेला करते थे। अब बच्चे तो इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, क्या करते थे वो, देखिए धूल की मेड़ दीवार और बनती थी और तिनकों का वो छप्पर बना देते थे। जो दातून है उसके खंबे बनते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की जो है वो कढ़ाई बना देते थे और बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी जो एक कलछी है उसकी कलछी बनती थी। पानी के घी बनते थे और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम क्या करते थे, लोग जोनार करते थे, एक दावत बनाते थे। वो इस प्रकार से जो भी चीजें वहां पर हैं तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती, यानी वही लोग दावत कराते थे और वही खाते थे। और जब पंगत बैठती थी, यानी पंक्ति में बैठते ना, जब दावत होती है तो एक पंक्ति वार बैठते हैं और उनको खिलाया जाता है वहां पर जिमने के लिए। आप भी जिमाते होंगे, कन्याएं जिमाते हैं तो उनको एक पंक्ति में बिठा करके बड़े प्यार से उनको खिलाया जाता है। तो अब यहाँ पर बाबूजी भी इनका साथ देते थे। फिर से जो है जब वो दुकान खोलते थे तो वहां पर भी वो जो है गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब यहाँ इनका जो है जुनार चल रही है बच्चों की, इसमें भी लेखक के पिता उनका जो है साथ देते हैं, उस नाटक में भाग लेते हैं। तो जब वो बैठते थे अब क्या हुआ, अब क्या उनके जो बाबूजी थे वो भी धीरे से आकर पांत के, यानी जो पंक्ति के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे कि जैसे खाने के लिए। अब वो चीजें तो उन्होंने धूल, पानी, मिट्टी इस प्रकार की चीजें रखी हुई हैं, कुछ का कुछ जो है वो इमेजिन कर रहे हैं, एक काल्पनिक जो है भोज तैयार कर रहे हैं। और जो धूल है, घी, अब देखो पानी को ही वो घी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीजों की जो है उन्होंने एक दावत बैठा दी है और उनके पिता भी वहां पर आकर के उस पंक्ति के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। और जब कोई बड़ा बुजुर्ग आपके साथ आपके नाटक में जो है शामिल हो जाता था तो ये बच्चे जो है फिर उनको देख करके कि ये भी यहाँ बैठे हुए हैं तो वो उस पूरे घरौंदे को बिगाड़ देते थे और वहां से भाग जाते थे बच्चे, ठीक है। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और वो भी खुद भी हंसते थे और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। तो अब वो जो है लेखक से पूछते थे कि अब घरौंदा तो इन्होंने बिगाड़ दिया है। अब पूछते थे, हंसते थे, लोटपोट हो जाते थे, इतना हंसते थे कि लोटपोट हो जाते थे। और फिर जो है वो लेखक से पूछते थे कि अब फिर जो है कब भोज होगा भोलेनाथ, तो उससे प्रश्न करते थे लेखक से।
तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। देखो पहले वो दुकान, मिठाइयों की दुकान सजाते थे, ठीक। अब जो है वो क्या करते हैं, फिर वो घरौंदा बनाते हैं, वहां पर वो दावत जो है सजाते हैं और खुद ही लोग जो है वहां पर जोनार सजाते हैं, पंक्तियों में बैठकर उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इनके पिता वहां आते हैं और ये अपने जोनार को बिगाड़ करके वहां से भाग जाते हैं और हंसते हंसते इनके पिताजी भी जो है उन पर जो है इनके साथ जो है यहाँ पर बड़े मजे से बच्चों के साथ मजे करते हैं। फिर आगे देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते हैं। अब लेखक कहते हैं ये ऊपर के दो खेल तो करते थे, लेकिन पहले जो है गाँव में आपने देखा होगा बारात निकलती थी सारी ना, तो अभी भी निकलती हैं, तो बारात का भी वो जुलूस निकालते थे। अब देखिए इनके बारात में जो है क्या क्या चीजें हैं। जो कनस्तर का तबूतरा है वो बसता था। कनस्तर देखते हैं ना आप, जिसमें जो तेल का टिन होता है, तो वो जो खाली बर्तन होता है उसका तो वो क्या बनाते थे, उसको जो है बजाने के लिए बनाते थे, जो बैंड बाजा होता ना, तो उस कनस्तर का तबूरा जो है वो बसता था। अमूले को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। ठीक है, अब यहाँ इसके कुछ कठिन शब्द अर्थ भी हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अमोले का आम होता है आम का उगता हुआ जो पौधा है। ठीक है, अमोले का मतलब होता है आम का उगता हुआ पौधा। तो फिर लेखक ने क्या कहा, अमूले को घिस करके शहनाई बजाई जाती थी। टूटी जो चूहेदानी है की पालकी बनती थी। जो टूटी हुई चूहेदानी है ना, उसकी पालकी बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। अब लेखक बता रहे हैं वैसे तो घोड़े पे चढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर बकरी को ही जो है घोड़ा बना दिया जाता था। अब लेखक क्या बन जाते थे, समधी बन करके बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जा करके दरवाजे लगती थी। यानी कि एक तरफ से गए और दूसरी तरफ वहां पर जो है अब जैसे बारात पहुंच गई होगी। ठीक है, वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का एक कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का मतलब यहाँ पर क्या है, ओहार का मतलब हो जाता है यहाँ पर देखिए, ओहार होता है पर्दे के लिए डाला हुआ एक कपड़ा। जब दुल्हन आती ना तो वो जो है घूंघट में रहती है, तो जब खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें जो है दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। तो उस खटोली पर जो है एक लाल कपड़ा डाल दिया जाता था और उसमें जो है दुल्हनिया को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर जो है दुल्हन का मुख निखरने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब यहाँ भी इनके बाबूजी इन बच्चों के साथ जो है इस नाटक में भी शामिल हो जाते थे। तो इनके जो है जब ये दुल्हन को लेके बारात लेकर गए थे और दुल्हन लेकर वापस आते हैं, पूरा नाटक कर रहे हैं, तो अब इनके बाबूजी आए और उस ओहार को उघार कर यानी उसको ऊपर करके दुल्हन का मुख रखने लगते हैं, यानी कि दुल्हन को वो देखने लगते हैं। क्यों ही हम लोग हंस करके भाग जाते। वहां तो कोई दुल्हन है नहीं, वो तो सब खेल कर रहे हैं बच्चे, तो वहां पर भी एक बच्चा है, तो वो सभी बच्चे हंस करके वहां से भाग जाते थे। तो ये है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। अब एक बार इनका यहाँ से जो है बारात की जो नाटक है वो भी खत्म हुआ, क्योंकि पिताजी आए। पिताजी जब दुल्हन को देखने लगे, सभी बच्चे वहां से भाग गए हंस करके। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब जो है इन्होंने दुकान खोली मिठाई की, इसके बाद इन्होंने जोनार सजाया। ठीक है, अब जो है एक बारात का जो है जुलूस भी निकाला और अब जो है वो खेती करना चाहते हैं। मतलब इस तरह के खेल होते थे पहले उस जमाने। ठीक है, तो बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की जो गली है वो कुआं बन जाती थी। मूज की बटी हुई जो पतली रस्सी में एक जो है चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा करके लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। मोट देखा होगा आपने, जो बैल खींचता है। ठीक है, चबूतरा खेत बनता और कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ
ठीक है। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम जो है हाथों हाथ फसल काट लेते थे। यानी क्योंकि ये तो नाटक चल रहा है तो अब वो पहले खेत को जोत भी लेते थे और उसी टाइम जो है उनकी फसल काट लेने का भी टाइम हो जाता था। काटते समय गाते थे। अब क्या गाते थे वो, जब फसल काट भी रहे, देखो बच्चे जो है पूरा नाटक कर रहे हैं। वो पहले खेत को जोत रहे हैं, बैल बना रहे हैं, हल बनाया जा रहा है, बीज बनाया जा रहा है, जो भी चीज वहां पर उपलब्ध है उनसे ही वो जो है इस तरह से बना रहे हैं। जैसे वो कंकड़ों का बीज बना देते थे, जो ठेंगा है उसका हल और जुआठा बना देते थे। बड़ी मेहनत से वो क्या करते थे, खेत जोते बोए और जो पटाए जाते थे। फसल तैयार होते भी फिर देर नहीं लगती क्योंकि नाटक कर रहे हैं। ठीक है, नाटक में क्या होता है, उसी समय जो है एक ही, जैसे 5-10 मिनट का नाटक है तो उसी में पूरी जो है किसी के लाइफ को आप दिखा रहे हैं, तो वहीं पर जो है सभी चीजें वहीं पर उसी टाइम उसका जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा ही नाटक ये बच्चे भी यहाँ पर कर रहे हैं, यानी एक इस तरह से खेल खेल रहे हैं। अब जब इनकी फसल कट रही है इस नाटकीय फसल की, तो क्या गाना गा रहे हैं, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। क्या कह रहे हैं, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। ठीक है, अब क्या करते थे, वो फसल को एक जगह रखते थे और उसे पैरों से रौंद देते थे। अब क्या कह रहे हैं आगे, अब कसोरे का सूप बनाकर, कसोरे यानी मिट्टी का बना जो छिछला कटोरा होता है, बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर वो राशि तैयार कर ले। अब देखो फसल भी तैयार हो गई है और अब उसे बेचा भी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसको जो है अब उसकी राशि तैयार कर देते हैं कि कितने में बेचना है, तोल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच फिर से इनके बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। तो अब जो है फिर से इनके पिता आते थे और फिर जो है इनके खेल में इनके साथ जो है इनकी भागीदारी निभाते थे उस नाटक में। तो अब इनके पिता पूछते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हंसते हुए वो भाग जाते थे और कैसी मौज की खेती थी। तो इस प्रकार से लेखक बताते हैं कि सब जगह वो जितने भी खेल खेल रहे हैं उनके पिता जो है उसमें जो है एक प्रकार से बच्चों का साथ दे रहे हैं। और जैसे ही उनके पिता पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ, तो अब जो है जो बच्चे थे वो सारे खेत खलियान वहीं छोड़ छाड़ करके हंसते हुए फिर से वो भाग जाते थे। कैसी मस्ती की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। अब यहाँ जो है लेखक ने बताया कि इस प्रकार के नाटक जो है हम बचपन में खेला करते थे। आगे कहते हैं, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यानी कि जो राह चलते लोग होते थे ना, बटोही का मतलब जो लोग जा रहे हैं, वो भी हमारे नाटकों को देख करके वो भी कुछ देर जो है ठिठक करके रुक करके हमारे जो तमाशे हैं उसे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब जो है कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। वहां जो है एक ददरी का मेला लगता था, तो मेले में लोग देखते हैं, आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो इनका गांव कहीं बीच में ही पड़ता होगा, तो ये क्या करते थे, लोगों को देख करके उन लोग आदमियों का झुंड देख पाते तब वो कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। और क्या क्या चिल्लाते थे, चलो भैयो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख लेते, यानी कि जो चुन्नी जो लाल कपड़े से उड़ा रखी जो एक पालकी होती है उसे देख लेते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, वो चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कनिया हमार मेहरी। तो यहाँ पर ये फिर से क्या चिल्लाते थे, ये होती है रहरी अरहर, रहरी में रहरी पुरान रहरी और ढोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था।
अब वो जो है बारात जाती थी, दुल्हनिया की जो पालकी है उसे देखकर इस प्रकार से गाना गाते थे। तो एक बार एक बूढ़ा वर था, उस वर ने हम लोगों की बड़ी जो है दूर तक करके हमें खदेड़ करके ढेलों से मारा था। उस जो है खसूट खब्बीस की सूरत आज भी हमें याद है। तो अब जो है वो एक दूल्हे की बात कर रहे हैं, कोई बूढ़ा होगा यानी एजेड होंगे, तो उनको इन्होंने फिर से वही गाना गाया होगा सभी बच्चों ने। तो अब उन्होंने जो है इनको बहुत दूर तक ढेलों से मारा था। कहते हैं उस खसूट और खब्बीस की जो सूरत है वो आज भी हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन करके घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादल से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ जो है झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो ये जो है चिल्ला रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन बरखा न रुकी। अब ये जो गाना गा रहे थे बारिश को रुकाने के लिए, लेकिन इस पर भी बरखा न रुकी और भी मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक गई हो जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। ठीक है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर करके भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू ने क्या किया, उसको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। तो उसने जो है अब इन बुजुर्ग आदमी को चिढ़ाया, यानी कि इन्हीं में से कोई इनका हमजोली होगा जिसका नाम क्या था, बेजू। तो वो जो है एक बूढ़े व्यक्ति को जो है चिढ़ा रहा है। तो इस प्रकार की हरकतें लेखक बचपन में किया करते थे। अब यहीं पर आगे जो है इनको एक खेत मिलता है, जिसमें जो है इनको एक सांप मिलता है और उस सांप को देख करके ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेखक। और जब ये अपने घर जाते हैं तो क्योंकि ये अपने पिता के साथ इनका ज्यादा लगाव था, लेकिन उस समय लेखक इतने डरे हुए होते हैं कि उनको अपने पिता नजर नहीं आते हैं। वो जा करके सीधे अपनी माँ के अंचल में छुप जाते हैं। तो यही इस कहानी को आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।